नेक्स्ट चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी तरलों का के यांत्रिक गुण, इसमें पढ़ेंगे पहले तरल। तरल पदार्थ क्या होते हैं? तरल, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें फ्लो हो सके उनको हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। पदार्थ तीन तरीके के होते हैं। पदार्थ यानी मैटर क्या होते हैं? मैटर आर दोज थिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। तो पदार्थ वे चीजें होती हैं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ वे चीजें होती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वो आकार घेरती है। मैटर आर दोज थिंग्स विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। तो मैटर तीन तरीके के होते हैं, पदार्थ तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फ्लूइड बता रहे थे, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बह सकते हैं। तो सॉलिड क्या बह सकते हैं? जैसे लोहा है, क्या ये फ्लो हो सकता है? लेकिन नहीं फ्लो हो सकता है। तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं हो सकता है। लिक्विड क्या है? लिक्विड बह सकता है, यानी द्रव। द्रव क्या है? वो बह सकता है। और गैस भी फ्लो हो सकता है, बह सकता है। तो द्रव और गैस, ठीक है, ये क्या है? तरल पदार्थ हैं जो फ्लो हो सकते हैं। तो तीनों स्टेट में कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो फ्लो हो सकते हैं। तो कौन कौन से मैटर फ्लो हो सकते हैं? लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण। अब आपने देखा है जैसे कार चल रही हो, अब मान लो कार चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इस कार को अगर कोई बाहर से रोकना चाहे तो क्या रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन कार में बैठा व्यक्ति ब्रेक लगाकर क्या करता है? उसको रोक लेता है। तो उसमें हम हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल लॉ पे वर्क करती है। पास्कल लॉ पे वर्क करती है। तो इस पास्कल लॉ को हम लिक्विड प्रेशर में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे पानी का जहाज है, वो भी भारी है, लेकिन वो भी पानी में क्या होता है? तैरता है। सुई को हम पानी में डालें तो डूब जाएगी, लोहे का कोई टुकड़ा डाले डूब जाएगा। लेकिन पानी का जहाज क्या होता है? ये भारी होने के बावजूद भी पानी में तैरता रहता है। तो ये सब का अध्ययन हम क्या करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। जैसे ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। फिर हवाई जहाज कैसे फ्लो होता है हवा में, ठीक है, इस पर क्या करते हैं? बर्नौली थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट से हम अध्ययन करते हैं कि हवाई जहाज कैसे आसमान में उड़ता है। तो ये बर्नौली थ्योरम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेस इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में आती हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी भी आता है, ठीक है, सरफेस टेंशन भी आता है। तो इन सब का अध्ययन हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पहला पार्ट उसका देखेंगे तरल दाब। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे तरल दाब। ठीक है, तरल दाब। तो पहले क्या होते हैं? हम जानते हैं कि तरल पदार्थ क्या होते हैं। तरल पदार्थ क्या होते हैं? तो तरल पदार्थ में जो अणु होते हैं, ठीक है, जो भी तरल पदार्थ हैं उनमें जो अणु होंगे, अणु यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो अणु होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे या परमाणु होंगे यानी एटम्स, ठीक है, इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ये अपना ऐच्छिक रूप धारण कर सकते हैं, यानी जिस भी बर्तन में रखे जाए उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठीक है, और
और जो भी तरल पदार्थ की जो सतह होती है, तरल पदार्थ की जो सतह होती है यानी जो उसकी सरफेस हुई, ठीक है, तो वो उस पर लंबवत बल लगाते हैं और सहन भी करते हैं, ठीक है। उस पर जैसे कोई भी है लिक्विड में, लिक्विड इसे भर दिया गया, ठीक, तो ये इस बर्तन पर क्या लगेगा, जो भी बिंदु है ये इस पर अभिलंबवत चारों ओर बल लगाते हैं और अभिलंबवत डायरेक्शन में लगे बल को ये सहन भी कर सकते हैं। तो इसलिए तरलों का आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, तरल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है। लेकिन तरलों में यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं होता है, क्योंकि तरलों पे बल लगाकर हम उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या कहता है, जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो उस समय जो प्रत्यास्था गुणांक लगता है उसको हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। अगर हम तरल पदार्थ पर स्पर्शीय, ठीक है, या विरूपक बल लगाएं, ठीक है, स्पर्शीय बल या विरूपक बल लगाएं तो लंबे समय तक वो उसका विरोध नहीं कर पाता है तरल पदार्थ, और उसमें अपरूपक प्रतिबल लगते ही क्या होता है, जैसे उसमें अपरूपक प्रतिबल लगेगा वो प्रवाहमान हो जाएगा उसी दिशा में। तो ये किसी भी विरूपक बल का बहुत अधिक समय तक विरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ही उस पर अपरूपक प्रतिबल लगेगा ये चीजें क्या होती है, वो प्रवाहमान हो जाती है, वो फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो तरल पदार्थों में क्या होता है, अणुओं या परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था नहीं होती, ये ऐच्छिक रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तरल अपने सतह के लंबवत दिशा में बल लगाते हैं और सहन भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, ठीक है। लेकिन तरलों की लंबाई में तो वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए इसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक नहीं होता है। तो तरलों पर विरूपक बल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, तरल पदार्थ विरूपक बल को लंबे समय तक विरोध नहीं कर सकते हैं, जो उस पर विरूपक बल लगाया गया हो उसका ये विरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अपरूपक प्रतिबल लगते ही वो क्या हो जाते हैं, प्रवाहमान हो जाते हैं। तो ये तरलों के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, तरल क्या होते हैं, द्रव और गैस सभी तरल होते हैं, लेकिन दोनों तरल हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस भी होता है, लिक्विड और गैस में डिफरेंस भी होते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या होता है, लिक्विड जो है यानी द्रव जो है वो असंपीड्य होता है, यानी उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द्रव जो है वो असंपीड्य होता है और उसका आयतन निश्चित होता है, और गैस क्या होता है, संपीड्य होता है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस को हम जिस भी बर्तन में रख दें उसी का आकार ले लेता है। अब जैसे हम अगरबत्ती जला दें, ठीक है, अगरबत्ती को एक छोटे कमरे में बंद कर दें, बहुत छोटा कमरा है या समझ लो एक चैम्बर है, उसमें बंद कर दें, या किसी रैक में अलमारी है उसमें बंद करके रख दें तो उसका धुआं उससे भर जाएगा। लेकिन अगर बत्ती को हम एक बड़े से कमरे में रख दें तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में भी फैल जाती है, ठीक है। तो गैस का आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं और गैस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और द्रव जो है वो असंपीड्य होता है, यानी वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, और गैस संपीड्य होता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी गैस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एक ईंट है, अगर हम इसको किसी मेज पर रख दें, ठीक है, तो ईंट का कुछ भार होगा, यानी उस द्रव्यमान के कारण उसमें क्या होगा, भार होगा, जो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये नीचे अपने द्रव्यमान के कारण, बल के कारण नीचे की ओर एक बल लगाएगा। ठीक है,
ये बल उसके भार के बराबर होता है, यानी F इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो इस बल के कारण इस ईंट, ठीक है, जो भी बल लग रहा है उसके कारण इस पर एक दाब लगेगा जिस पर भी ये रखा हुआ है। ठीक है, और वो जो दाब है वो उसके स्पर्श पृष्ठ पर के क्षेत्रफल के बराबर लगे पर निर्भर करेगा, यानी ये जो हिस्सा इस पोर्शन से टच कर रहा है ये उस पर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करेगा। यानी दाब बराबर क्या होता है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। F क्या है यहाँ पे, एक्सर्टेड फोर्स जो उस पर बल लग रहा है, और एरिया F अपॉन A। तो F क्या बता रहा है, जो भी उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो एरिया है वो बता रहा है कितने एरिया में वो फोर्स उस पर लग रहा है। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, यानी F क्या है, P प्रेशर P इज इक्वल टू एक्सर्टेड फोर्स अपॉन, ठीक है, उसके जितने सरफेस पे उस पे वो बल लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब हम यहां पे इसकी वैल्यू रखें, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन A। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे ईंट रखी हुई है, एक तो ये इसमें प्रेशर लगा रही थी नीचे बल के कारण, लेकिन अगर ऐसे ही हम अगर यहां पे पानी भरा रखा हो तो वो भी इस पर नीचे की ओर दाब लगाएगा, एक बल लगाएगा, दाब लगाएगा, जिसको हम लिक्विड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी जगह पे पानी ले लें, लिक्विड ले लें, तो वो भी इस पर एक प्रेशर दाब लगाएगा, उसको हम लिक्विड प्रेशर कहते हैं। मान लिया कि इसकी जगह पे एक सिलेंड्रिकल शेप का वेसल है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो मान लिया h हाइट तक है, h हाइट तक है, और इसका जो ये एरिया है, यानी जो ये सर्कुलर पार्ट है, नीचे का सिलेंडर होगा तो उसका नीचे का बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो मान लिया इसका एरिया क्या है, a है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके मास के कारण इसका इस नीचे की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो हम वेट निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू क्या होगा, वो mg के बराबर होगा। ठीक, अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका हम पहले मास निकालते हैं, मास। तो मास जो है इसका वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, किस पे, इसके वॉल्यूम पे और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो। मान लिया लिक्विड की जो डेंसिटी है, यानी द्रव का जो घनत्व है, लिक्विड डेंसिटी और रो है, तो ये द्रव के आयतन व घनत्व रो पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो अब हम इस पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होता है, mg। तो m कितना हो गया, मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो v इंटू रो इंटू जी। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया a है और h हाइट तक लिक्विड है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू h। तो उसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं, a इंटू h इंटू रो इंटू जी। ठीक है, तो ये वेट आ गया, तो अपने वेट के बराबर ही नीचे की ओर ये फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड, जो उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू यह जाएगा A H रो जी अपॉन, ये फोर्स हो जाएगा। अब प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। ये क्या हो जाएगा, A H रो जी अपॉन A कट जाएगा, तो कितना आ गया ये H रो जी। तो ये इस लिक्विड के कारण इस पर लगने वाला प्रेशर हो गया। ठीक है, जो इस भी वेसल में रखे हैं उसका वेट हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या आ गया, P इज इक्वल टू H रो जी। अब इस पर जो प्रेशर लगेगा, तो ये तो लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर हो गया, लेकिन इस पर जो लिक्विड ऊपर है इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, PA। तो जो टोटल प्रेशर होगा उसका, ठीक है, एक्यूरेट प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PA प्लस इस लिक्विड कैलम का प्रेशर H रो जी।
ठीक है। अब गेज दाब, गेज दाब क्या होता है? गेज दाब को मान ले रहे हैं पी डैश लिख रहे हैं, पी डैश। गेज दाब बराबर क्या होता है? जो उसका एक्चुअल प्रेशर है, उस एक्चुअल प्रेशर से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? गेज दाब कहते हैं। तो जब हम पी में से पीए घटाएंगे तो क्या बचेगा? एच रो जी, एच रो जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गेज दाब कहते हैं। जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर हुआ उसको हम गेज दाब कहते हैं। तो हमने पढ़ा तरल। तरल क्या होता है? जो पदार्थ वायु बल के प्रभाव के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने लगते हैं, हम उन्हें तरल कहते हैं। ठीक है। तो तरल क्या होते हैं? द्रव और गैस दोनों ही तरल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दाब। दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल A है और उस पर लगने वाला बल F है तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो जो पृष्ठ दाब है, ठीक है, वो दो बलों पर निर्भर करता है। किस पर? जो भी पृष्ठ है, जिस पर भी वस्तु रखी हुई है, तो उस पृष्ठ पर आरोपित अभिलंबवत बल तथा उसके क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो मान लिया कि ये एक पृष्ठ है, इस पर इसके कारण हमें दाब निकालना है। तो मान लिया कि इसका जो सरफेस एरिया है, जो कि ठीक है, वो मान लिया डेल्टा ए है और इस पर एक अभिलंबवत बल इधर लग रहा है। ठीक है। तो माना किसी पृष्ठ के अल्पांश, ठीक है, क्षेत्रफल के कारण, ठीक है, स्मॉल एरिया के कारण, स्मॉल सरफेस के कारण जो एरिया लग रहा है, ठीक है, ठीक, अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए पर अभिलंबवत बल क्या लग रहा है? डेल्टा एफ लग रहा है, डेल्टा ए। ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा F अपॉन डेल्टा ए। ठीक है। अब हमें एवरेज प्रेशर निकालना हो तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए। ठीक है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? तरल पढ़ा, दाब पढ़ा। ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, एसआई यूनिट पास्कल होती है। और क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ई, ये फॉर्मूला होता है। हमको फॉर्मूले से निकालना है। हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट निकाल सकते हैं। एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ए क्या है? एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो गया? दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया से ये निकल आया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रणोद, थ्रस्ट। ठीक है। ठीक, जब भी हम तरल को किसी बर्तन में भरते हैं तो तरल के संपर्क वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल, ठीक है, जैसे भी हमने ये मान लिया एक बर्तन रखा है, इसमें पानी भर दिया, ठीक, तो ये इसका संपर्क तल है। तो ये अपने संपर्क तल पर, ठीक है, जो बल आरोपित करता है तरल के संपर्क वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल तरल का प्रणोद कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लो किसी बर्तन में हमने तरल भर दिया, तो किसी बर्तन में जो तरल भर दिया, ठीक है, तो तरल के क्या होंगे? कुछ अणु होंगे। तो तरल के अणु अपने तापीय वेग के कारण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है। उसमें कोई तापीय वेग होता है। तो जब से हमने किसी बर्तन में किसी तरल को भर दिया तो तरल के जो अणु होते हैं अपने तापीय वेग के कारण
निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। इसके अंदर अनियमित इधर उधर जो अणु है ये इधर इधर ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, तो ये अनियमित गति होती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस अनियमित या अनियमित गति क्या होती है, उसके तापीय वेग के कारण होती है। तो जब अनियमित गति करेंगे तो ये तरल के जो अणु हैं ये बर्तन की सतह से टकराएंगे, जिस भी पात्र में ये रखे जाएंगे उस पात्र की दीवार से निरंतर टकराकर वापस लौटेंगे। ठीक है, जब हम ये कण वापस लौटेंगे तो क्या होगा, दीवार से टकरा के वापस लौट रहे हैं तो क्या होगा, दीवार को ये संवेग का निरंतर स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, जब टकराएगा तो उसमें कुछ संवेग होगा, तो ये संवेग का स्थानांतरण करते रहते हैं। तो तरल के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार, ठीक है, को प्रति एकांक समय में स्थानांतरित जो संवेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तरल का प्रणोद कहते हैं। तरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अणु तरल सरफेस में इधर उधर गति करते रहेंगे। जब गति करते रहेंगे तो बर्तन की दीवार से टकराएंगे, तो जब बर्तन की दीवार से टकराएंगे तो उसमें संवेग का स्थानांतरण होगा। तो जो भी संवेग का बर्तन की दीवार से जो भी प्रति एकांक समय में जो संवेग का स्थानांतरण होता है उसी को हम तरल का प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तरल का प्रणोद। अब तरल दाब क्या होता है, जैसे किसी बर्तन में हमने क्या रखा, पानी भर दिया, किसी भी तरल को भर दिया, तो बर्तन की दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो वो बल आरोपित कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। तरल दाब की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी बर्तन में रखे तरल द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को हम तरल का दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को हम तरल का दाब कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्रांत द्रव द्वारा द्रव की दीवार पर आरोपित बल। ठीक है, तो एक ये बर्तन ले लिया, इसमें पानी भर दिया, तो माना किसी बर्तन में द्रव रखा है जो कि साम्य अवस्था में है। तो अब ये जो द्रव है, ठीक है, तो माना द्रव जो है वो तली में ओडी दिशा में एफ बल आरोपित कर रहा है, ओडी दिशा में एफ बल आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो जब ये बल F लगाएगा तो तली द्वारा समान प्रतिक्रिया बल, हमने मालूम है कि जब भी कोई भी वस्तु अगर किसी सरफेस पर रखी है तो वो अपने भार के बराबर नीचे बल लगाती है। तो इस बल के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रतिक्रिया बल के कारण ही हमें भार महसूस होता है। अगर ये 0 हो जाए तो हमें भारीनता की स्थिति महसूस होगी। तो ये तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये प्रतिक्रिया बल, ठीक है, तो ऐसे ही इस बल F के कारण इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बल R लगेगा जिसकी दिशा क्या होगी, OB की ओर होगी, O से B की ओर होगी। तो तली द्वारा समान प्रतिक्रिया बल R OB दिशा में लगेगा। तो तली द्वारा समान प्रतिक्रिया बल OB दिशा में लगेगा। तो इस प्रतिक्रिया बल के 2 घटक होंगे, R के 2 घटक होंगे। तो घटक निकालना आप लोगों ने वेक्टर वाले पोर्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो R के 2 घटक होंगे यहां पर। ठीक है, एक क्षैतिज घटक, पहला क्या होता है, क्षैतिज घटक। ठीक है, लंबवत घटक निकालते हैं, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो जो क्षैतिज घटक होता है वो और cos थीटा है। तो क्षैतिज घटक क्या हो गया, इस दिशा में, OA दिशा में। तो क्षैतिज घटक OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R cos थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक OC, ये हो जाएगा R sin थीटा।
ओ ठीक, ओसी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो द्रव किसी, ठीक है, जो भी द्रव होता है वो स्पर्श रेखीय बल का प्रतिरोध नहीं कर सकता। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि उस पर हम कोई भी विरूपक बल लगाएं तो उसका अधिक देर तक प्रतिरोध नहीं कर पाता, ठीक है, और वो अपरूपक प्रतिबल की दिशा में ही प्रवाहित होने लगता है। तो क्या होगा कि जो द्रव है वो रेखीय, स्पर्श रेखीय बल का प्रतिरोध नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, वो ओ ए दिशा में प्रवाहित होने लगना चाहिए। क्योंकि द्रव स्थिर है, ठीक है, तो द्रव स्थिर है तो ओ ए के अंदिश जो बल है वो शून्य होगा। तो जब ओ ए के अंदिश बल लग रहा है वो शून्य होगा, तो ओ ए के अंदिश जो बल है वो और कॉस थीटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर जो प्रतिक्रिया बल है वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है जब ये 0 नहीं है और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये वैल्यू 0 होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, और cos के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 90 की। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया, अतः द्रव सदैव बर्तन की दीवार पर अभिलंबवत लगता है। अभी हमने तरलदाब की डिफिनेशन बताई थी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला जो बल होता है वो तरलदाब कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ कि जो भी ये दाब लगा रहा है, जो उसकी दिशा जो है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अतः द्रव जो है सदैव बर्तन की दीवार पर अभिलंबवत बल लगाता है। इससे क्या पता चल रहा है, अतः द्रव सदैव बर्तन की दीवार पर अभिलंबवत बल लगाता है। इससे क्या पता चल गया, द्रव जो है वो जब भी दीवार, बर्तन की दीवार पर बल लगाएगा तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव स्तंभ का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो मान लिया कि ये एक स्वतंत्र सतह पर h गहराई तक द्रव भरा है बिंदु B तक, ठीक है। तो हमें इस बिंदु B पर, ठीक है, इतनी ऊंचाई के कारण हमें द्रव का दाब निकालना है। तो हमने एक इस बिंदु B को केंद्र मानकर एक, ठीक है, केंद्र मानकर एक क्षैतिज वृत्त खींच दिया, ठीक है, ये, ठीक, और इस क्षैतिज वृत्त का जो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं वो A है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है। अब इस पर इसी के ऊंचाई के बराबर एक हमने, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना कर ली, ठीक है। इस बेलन का दूसरा जो पृष्ठ है, ठीक है, वो द्रव के मुख्य पृष्ठ के संपाती यानी द्रव की ऊपर वाली सतह तक है, ठीक है। अब मान लिया, ठीक, तो इसकी हाइट क्या है, h है, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है बिंदु B पर द्रव का दाब निकालना, इसकी ऊंचाई गहराई h मानी है, यानी यहां से बिंदु B तक की जो द्रव की गहराई है वो h है। तो क्या हो गया, हमने यहां से ये ऊपर तक, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना की है, तो यही इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इस काल्पनिक द्रव बेलन, ये जो भी हमने बेलन माना है तो क्या है, एक काल्पनिक द्रव बेलन है। तो इस काल्पनिक द्रव बेलन का संपूर्ण भार मान लिया बिंदु B पर केंद्रित है, बिंदु B पर केंद्रित है, ठीक है। B पर स्थित वृत्तीय क्षेत्रफल A पर अभिलंबवत नीचे की ओर है, जो भी ये बल लग रहा है वो अभिलंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। तो इस जो भी बेलनाकार द्रव स्तंभ है उसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन का फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल कितना है, A है, ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया, V इज इक्वल टू A इंटू एच। अब ये जो लिक्विड कॉलम है इसका हमें मास निकालना है, जो भी
बेलन है, ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। रो क्या मान लिया, जो भी इसमें लिक्विड है उसका डेंसिटी जो है वो रो है। अब v की वैल्यू यहां पे रख दे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एच इंटू रो, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इस जो भी लिक्विड कॉलम है, जो भी बेलन है, उस लिक्विड कॉलम के बराबर के कारण जो इस पर नीचे की ओर जो उसका भार है, तो भार निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg। तो होगा a, m की वैल्यू रख दो, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये आ गया a h रो जी। चूंकि ये जो लंबवत डायरेक्शन में जो भार है, जो भी इसका भार है, वही इस पर लंबवत लगने वाला बल है, इसी के अपने ही भार के कारण ये नीचे की ओर बल लगाएगा। वो बल क्या होगा, F बराबर mg, ठीक है। तो ये जो बल हो जाएगा, F बराबर क्या हो गया, बल जो लग रहा है ये हो जाएगा a h रो g, यही अभिलंबवत लगने वाला इस पर बल हो जाएगा। तो ये जो अभिलंबवत बल है बिंदु B के क्षेत्रफल के चारों ओर कार्य करता है, ठीक है। तो चारों ओर क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है, ठीक है। इसलिए द्रव, ठीक है, इसलिए बिंदु B पर द्रव का दाब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है, A H रो जी अपॉन A, तो कितना आ गया, H रो जी, ठीक है। तो ये तो इसका प्रेशर आ गया इस लिक्विड कॉलम के कारण। लेकिन इस पर जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा ऊपर की ओर से। तो मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है, तो जो एक्चुअल इसका प्रेशर है, मान लिया P डैश है, तो एक्चुअल प्रेशर P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस P इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल प्रेशर हो गया, ठीक। अब हमें गेज प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर जो है क्या होगा, जो एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर से अगर हम जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर माइनस कर दें, तो वो प्रेशर जो होता है वो क्या कहलाता है, गेज दाब कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है, इज इक्वल टू एच रो जी। तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसी को हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो P इज इक्वल टू P डैश माइनस P इज इक्वल टू H रो जी। तो ये क्या आ गया, द्रव स्तंभ का जो दाब होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, दाब P डैश इज इक्वल टू PA प्लस P, यानी PA प्लस H रो जी। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कुछ ना कुछ होता है, तो उसके कारण उसका टोटल दाब जो होगा PA प्लस H रो जी होगा। और लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या आएगा, जिसको गेज दाब कहते हैं, वो H रो जी आएगा। अब यहां पर हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, P इज इक्वल टू H रो जी, ठीक है। तो ये इसमें कहीं बर्तन का शेप आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो प्रेशर है वो बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो ये लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करेगा। जितना ही लिक्विड कॉलम की हाइट, जितना ही लिक्विड का जिस भी बर्तन में पानी है रखा जा रहा है, जहां भी जा रहा है, ठीक है, उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा।